1919 में पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जब इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस की उम्मीद थी, ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, जिसने इन उम्मीदों को पूरी तरह से कुचल दिया। इस एक्ट ने भारतीयों के मन में गहरा आक्रोश भर दिया, क्योंकि यह आजादी के सपनों के बिल्कुल खिलाफ था। आजादी देने के बजाय इस एक्ट ने ब्रिटिश अधिकारियों को बिना किसी ट्रायल के किसी को भी अरेस्ट करने और डिटेन करने की खुली छूट दे दी। इससे बेसिक सिविल राइट्स सस्पेंड हो गए और लोगों को अपनी ही जमीन पर डर के साए में जीना पड़ा। पूरे देश में गुस्सा और बेचैनी फैल गई। हर शहर और गांव में लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे। गांधी ने इस कानून को काला कानून कहा और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का एक बड़ा कैंपेन शुरू किया, जिसमें हर वर्ग के लोग जुड़ने लगे। पूरे इंडिया में लोग प्रोटेस्ट में एक साथ आए, खासकर पंजाब में, जहां विरोध की लहर सबसे तेज थी। महिलाएं और युवा भी सड़कों पर उतर आए। अमृतसर में लीडर्स डॉ सैफुद्दीन किचलू और डॉ सत्यपाल ने पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, जिससे हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए। यह एकता ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक नई चुनौती थी। ब्रिटिश ने उनकी यूनिटी को एक थ्रेट के तौर पर देखा और डर गया कि कहीं यह आंदोलन और न बढ़ जाए। 10 अप्रैल 1919 को दोनों लीडर्स को सीक्रेटली अरेस्ट कर लिया गया और अमृतसर से बाहर निकाल दिया गया। इस खबर ने लोगों को और भड़का दिया। इस एक्ट और लीडर्स की गिरफ्तारी ने सिटी में गुस्से की आग भड़का दी। लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगाने लगे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुलकर विरोध करने लगे। अमृतसर में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। एक ऐसी ट्रेजेडी के लिए स्टेज तैयार हो गया था जो पूरे नेशन को हिला देगी और इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। अरेस्ट की न्यूज पूरे अमृतसर में आग की तरह फैल गई और हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग इस खबर को लेकर चर्चा करने लगे। इस खबर ने लोगों के मन में गुस्सा और बेचैनी भर दी, जिससे पीसफुल प्रोटेस्ट अचानक कैओस में बदल गए। लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। ब्रिटिश ट्रूप्स ने बिना चेतावनी के डेमोन्स्ट्रेटर्स पर फायर किया, जिससे पूरे शहर में डर और अफरा तफरी फैल गई। हालात को काबू में करने के लिए जनरल डायर के अंडर मार्शल लॉ लगा दिया गया, जिससे आम लोगों की आजादी और भी सीमित हो गई। 13 अप्रैल को बैसाखी के पावन पर्व ने हजारों लोगों को अमृतसर में इकट्ठा किया। बहुत से लोग इस अनरेस्ट और तनाव से पूरी तरह अनजान थे। वे तो बस त्योहार मनाने आए थे। उस दोपहर रॉलेट एक्ट और हाल की वायलेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग में एक डाइवर्स क्राउड इकट्ठा हो गया, जिसमें हर उम्र और हर तबके के लोग शामिल थे। गार्डन, जो ऊंची दीवारों और नैरो एग्जिट से घिरा हुआ था, धीरे धीरे एक ट्रैप बन गया, क्योंकि वहां से निकलने का रास्ता बेहद सीमित था। जनरल डायर ने इस गैदरिंग को अवहेलना और चुनौती के तौर पर देखा और अपने सोल्जर्स के साथ मार्च करते हुए मेन एग्जिट को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। अब क्राउड, जिसमें आदमी, औरतें, बच्चे, एक्टिविस्ट और पिलग्रिम्स सभी थे, पूरी तरह से कॉर्नर हो गए थे और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अंदर मौजूद कोई भी उस हॉरर और तबाही की कल्पना नहीं कर सकता था जो कुछ ही पलों में उनके सामने आने वाली थी। माहौल में बेचैनी और डर साफ महसूस हो रहा था। बिना किसी वार्निंग के डायर ने अपने ट्रूप्स को फंसे हुए क्राउड पर फायर करने का ऑर्डर दिया। 10 मिनट तक बिना रुके गोलियां अनआर्म्ड गैदरिंग में घुसती रहीं। पैनिक फैल गया। लोग एक दूसरे को कुचलने लगे। कुछ बचने के लिए एक कुएं में कूद गए, लेकिन मर गए। सोल्जर्स ने तब तक फायर किया जब तक उनका अम्यूनेशन लगभग खत्म नहीं हो गया। ऑफिशियल ब्रिटिश फिगर्स में 379 लोगों की मौत हुई बताई गई, लेकिन इंडियन एस्टिमेट्स में टोल 1000 से ज्यादा था। डायर ने अपने ट्रूप्स को बाहर मार्च किया, घायलों को पूरी रात सफर करने के लिए छोड़ दिया। गोलियों से भरी दीवारें और मार्टर्स वेल नरसंहार के साइलेंट विटनेस के तौर पर बने हुए हैं। जलियांवाला बाग ब्रिटिश ब्रूटैलिटी का सिंबल बन गया। नरसंहार की न्यूज ब्रिटिश सेंसरशिप के बावजूद पूरे इंडिया में फैल गई, जिससे गुस्सा और दुख फैल गया। इस एट्रॉसिटी ने ब्रिटिश जस्टिस में विश्वास तोड़ दिया और फ्रीडम मूवमेंट को मजबूत किया। गांधी ने नॉन कूपरेशन मूवमेंट शुरू किया, जिसमें इंडियंस से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट करने का आग्रह किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रोटेस्ट में अपनी नाइटहुड छोड़ दी, जिससे ट्रेजेडी की ओर ग्लोबल अटेंशन गया। नरसंहार एक रैलिंग क्राई बन गया, जिसने इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में लाखों लोगों को एकजुट किया। गाने, कविताएं और कहानियां शहीदों की याद को जिंदा रखती हैं। जलियांवाला बाग ने फ्रीडम की लड़ाई को एक मोरल क्रूसेड में बदल दिया। अमृतसर में बहाया गया खून क्रांति का बीज बन गया। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया,
लेकिन यह जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई। जनरल डायर को केवल हल्की फटकार मिली, जबकि असली न्याय से लोग वंचित रह गए। इस फैसले ने भारतीयों के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया। हैरानी की बात यह थी कि ब्रिटेन में कई लोगों ने डायर को हीरो की तरह सेलिब्रेट किया। वहां की मीडिया और जनता के एक हिस्से ने उसे बहादुरी का प्रतीक बताया, जिससे भारतीयों में और गुस्सा भर गया। भारतीयों को न्याय नहीं मिला और इस अन्याय ने आजादी की मांग को और तेज कर दिया। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। लोगों ने महसूस किया कि अब सिर्फ सुधार नहीं, पूरी आजादी चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऊधम सिंह, जो नरसंहार के चश्मदीद थे, ने वर्षों बाद 1940 में लंदन जाकर माइकल ओडायर की हत्या कर दी, जिसे इस घटना का जिम्मेदार माना जाता था। ये प्रतिशोध भारतीयों के लिए न्याय की एक झलक थी। ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन वे प्रतिशोध, साहस और बलिदान के प्रतीक बन गए। उनका नाम आज भी स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में लिया जाता है। आज जलियांवाला बाग एक नेशनल मेमोरियल है, जहां हर साल हजारों लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। यहाँ की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं और मार्टर्स वेल उन मासूमों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। यह जगह न सिर्फ शोक का प्रतीक है, बल्कि जुल्म के खिलाफ एक गंभीर चेतावनी भी है, जो आने वाली पीढ़ियों को सतर्क करती है। यहाँ आने वाले लोग नमन करते हैं और साथ ही प्रेरणा भी लेते हैं कि आजादी की कीमत क्या होती है। जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी आज भी हमें याद दिलाती है कि न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह लड़ाई जरूरी है।